अब हम पढ़ते हैं IUPAC नामकरण प्रणाली। हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए IUPAC नामकरण प्रणाली। इसका फुल फॉर्म आपको पता हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से एक प्रणाली निश्चित की हुई है, एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके द्वारा हम हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु है। एक होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में हम कार्बन की संख्या के हिसाब से पूर्व लग्न लगाया जाता है, और अनुलग्न जो पीछे लगाया जाता है। किसी भी कार्बन की श्रृंखला में जिस प्रकार का बंध होता है या जिस प्रकार का समूह उसमें कार्बन की श्रृंखला में जुड़ा होता है, उस हिसाब से हम अनुलग्न लगाते हैं। और पूर्व लग्न अनुलग्न को जोड़कर हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। पूर्व लग्न में कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लग्न लगाया जाता है, और अनुलग्न कार्बन की श्रृंखला में जिस प्रकार का बंध है, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, उस अनुसार से बंध के अनुसार से अनुलग्न, या उसमें किस प्रकार का समूह जुड़ा हुआ है उस समूह के अनुसार अनुलग्न लगाया जाता है। और पूर्व लग्न अनुलग्न को जोड़कर हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। अब हम कार्बन श्रृंखला या कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनको सीखते हैं। एक कार्बन होने पर मेथ, एक कार्बन की श्रृंखला को मेथ कहा जाता है। दो कार्बन होने पर एथ, तीन कार्बन होने पर प्रोप, चार कार्बन होने पर ब्यूट, पांच कार्बन होने पर पेंट, छह कार्बन में हेक्स, सात कार्बन में हेप्ट, आठ कार्बन में ओक्ट, नौ कार्बन में नॉन, और 10 कार्बन की श्रृंखला होने पर डेक लिखा जाता है। ये सारे के सारे पूर्व लग्न हैं, यह पहले लिखे जाएंगे। पूर्व लग्न है, इनका नाम पहले लिखा जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। 10 कार्बन श्रृंखला से बड़ी श्रृंखला हमारे आएगी नहीं, हमें यह नाम याद रखने जरूरी है, हमें यह सारणी याद रखना जरूरी है। एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से यह कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न निर्धारित किए जाते हैं। उसके अलावा आता है हमारे सामान्य प्रतिस्थापी एवं पूर्व लग्न। जब किसी कार्बन की श्रृंखला पे, मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है और उस पर कुछ प्रतिस्थापी या कुछ अन्य यौगिक जुड़े होते हैं, शाखाओं के रूप में लटके होते हैं, उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं। किसी मुख्य कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त जो यौगिक उस कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे सामान्य प्रतिस्थापी है CH4, हमारा मेथेन होता है। जब CH4 से एक हाइड्रोजन अलग हो जाता है तो CH3 बचता है, तो उसका नाम मेथेन से मेथिल हो जाता है। यहाँ ये हमारा एथेन है C2H6, पर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 2 5, एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ये एथिल बन जाता है। इसी प्रकार 3 कार्बन जुड़ के प्रोपिल, 4 कार्बन, ये वापस से 3 कार्बन होता है और ये एक शाखीय श्रृंखला बनाता है, शाखीय स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपिल हो जाता है। यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी होती है इसलिए ब्यूटिल। जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा होता है उसे क्लोरो, जहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा होता है उसे ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, पूर्व लग्न के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये सभी पूर्व लग्न में जोड़े जाएंगे, इन्हें अनुलग्न के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, ये सभी हमारे सामान्य प्रतिस्थापी है। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा अतिरिक्त रूप से कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं उसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं, और ये सभी नाम पूर्व लग्न में जोड़े जाएंगे, इनको बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, पहले इन्हीं को लिखा जाएगा, इसी के बाद हम समूह या बंध के आधार पर अनुलग्न लिखते हैं। आगे हम नियम पढ़ते हैं, नामकरण के नियम। हाइड्रोकार्बन के नामकरण के मुख्य नियम इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम एल्केन सीरीज के लिए, जो हमारी पहली सीरीज होती है जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उस श्रेणी के लिए जो नामकरण करने की नियम है उनको पढ़ते हैं। पहला नियम, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। हमें कार्बन श्रृंखला में से सबसे लंबी, सतत, बिना टूटे हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। जो कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी हो, भले ही वो टेढ़ी मोड़ी हो या किसी भी प्रकार से हो, हमें उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। जैसे इस प्रकार से यहाँ से कार्बन श्रृंखला का सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, सामने छोटी है ऊपर की तरफ बड़ी है, तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। दूसरा, अधिकतम प्रतिस्थापी। यदि दो समान लंबाई की कार्बन श्रृंखलाएं होती है, मान लीजिए दो कार्बन श्रृंखलाओं में 5-5 कार्बन है, 5-5 कार्बन है,
यदि दोनों श्रृंखलाओं में 5-5 कार्बन है तो समान लंबाई की दो श्रृंखला होने पर अधिक प्रतिस्थापियों वाली श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जिस श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी होंगे, मान लीजिए एक में 3 प्रतिस्थापी है और दूसरी कार्बन श्रृंखला में सिर्फ 2 ही प्रतिस्थापी है या एक ही प्रतिस्थापी है, तो हम जिस कार्बन श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी है उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। न्यूनतम अंक नियम, जब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस तरफ से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। मान लीजिए कार्बन श्रृंखला है 1, 2, 3 और 4 कार्बन की, और यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापी CH3 को जोड़ देते हैं, तो हम कार्बन श्रृंखला को इस तरफ से भी गिन सकते हैं, दाईं तरफ से, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन श्रृंखला है। और जब इसको बाईं तरफ से गिना जाता है तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर जो दाईं तरफ से गिनने पर CH3 जो प्रतिस्थापी होता है वो 3 नंबर पे आता है, जबकि बाईं तरफ से गिनने पर प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आता है। तो हम इस कार्बन श्रृंखला का नामांकन बाईं तरफ से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी की स्थिति पास में होती है। जहां पर प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलते हैं हम उस तरफ से कार्बन श्रृंखला का नामांकन करते हैं। वर्णमाला क्रम, यदि प्रतिस्थापियों का नाम वर्णमाला के अनुसार लिखने होंगे, प्रतिस्थापियों का नाम हम वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। एथिल आ रहा है तो एथिल में ई पहले आता है तो एथिल पहले लिखा जाएगा। अगर ब्यूटिल है तो ब्यूटिल में बी पहले आता है तो वो एथिल के भी पहले लिखा जाएगा। अगर दूसरा हमारा प्रतिस्थापी मेथिल जुड़ा हुआ है तो मेथिल एथिल के बाद में लिखा जाएगा। हमें प्रतिस्थापियों को वर्णमाला के नामक्रम के अनुसार लिखना है। सबसे पहले ब्यूटिल, फिर उसके बाद एथिल, उसके बाद मेथिल। वर्णमाला के अनुसार ABCD के अनुसार हमें प्रतिस्थापियों का नामकरण करना है कि पहले नंबर पर जिसका अल्फाबेट में या वर्णमाला में नाम पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा। समान प्रतिस्थापियों हेतु गुणक, यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी बार बार आते हैं तो अगर प्रतिस्थापी एक ही बार आता है तो उसके लिए मोनो लिखा जाता है। यह लिखना आवश्यक नहीं है, एक प्रतिस्थापी के लिए मोनो लिखना आवश्यक नहीं है। अगर हम मोनो लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं होगा। यदि एक ही प्रतिस्थापी एक कार्बन श्रृंखला में 2 बार पाया जाता है, जैसे CH3 यहाँ भी और CH3 किसी दूसरे कार्बन के साथ भी होता है, तो वहां CH3 मेथिल का नाम लिखने से पहले डाई लगाया जाएगा। 2 बार आने पर डाई लगाया जाएगा। यदि वही प्रतिस्थापी 3 बार आता है तो ट्राई लिखा जाएगा। वही प्रतिस्थापी 4 बार आता है तो टेट्रा, और यदि वही प्रतिस्थापी 5 बार आता है तो पेंटा। 2 बार आने पर डाई, 3 बार आने पर ट्राई, 4 बार आने पर टेट्रा, और वह एक बार ही होता है तो मोनो लिखना आवश्यक नहीं है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखें तो भी ठीक माना जाएगा। वर्णमाला प्राथमिकता, यदि 2 भिन्न प्रतिस्थापी विपरीत सिरों से समान दूरी पर है तो वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम संख्या देंगे। मान लीजिए यह है हमारी कार्बन श्रृंखला है, इसमें एक प्रतिस्थापी यहां से जुड़ा हुआ है CH3 तीसरे नंबर पर, और दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ पर तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। इस तरफ से गिनने पर यह तीसरे पर आता है और इस तरफ से गिनने पर यह तीसरे पर आता है। दोनों तरफ से तीसरे नंबर पे आने पर जिस प्रतिस्थापी का नाम वर्णमाला में पहले आता है उसे पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मेथिल एम बाद में आता है और तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ एथिल ये पहले आता है, तो हम वर्णमाला का क्रम इधर से देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम दाईं तरफ से नहीं लेंगे, हम किधर से लेंगे, बाईं तरफ से लेंगे। एक ही नंबर पर दाएं बाएं में दोनों 3-3 नंबर से आ रहे हैं। दाएं और बाएं में मेथिल और एथिल 3-3 नंबर पर आ रहे हैं, परंतु एथिल का नाम पहले आता है तो जिस तरफ से एथिल पास पड़ता है उधर से हम श्रृंखला का नामकरण करेंगे। संख्याओं और शब्दों के बीच नामकरण करते समय संख्या और शब्दों के बीच हाइफन लगाया जाएगा। जैसे 2 मेथिल, तो 2 और मेथिल के बीच में हाइफन लगाया जाएगा, जबकि अंकों के बीच में अल्पविराम। जैसे 2, 4 डाई लिख रहे हैं, 2, 4 डाई लिखा जा रहा है तो 2 और 4 के बीच में कोमा लगाया जाएगा। संख्या और शब्दों के बीच में हाइफन डैश लगाया जाएगा, जबकि अंकों के बीच में कोमा लगाया जाएगा। ये हमारे मुख्य बिंदु है। वापस से इनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, फिर 2 श्रृंखलाएं समान होने पर जिस श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी है उसका चयन किया जाएगा। अगर श्रृंखला में हम क्रमांक उस तरफ से देंगे जिधर से प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिले, जहां पे प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाएगा वो वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा। बी का पहले, फिर C, A, B, C, D, E, F, इस अनुसार नाम लिखा जाएगा। यदि एक से अधिक बार कोई समान प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आता है तो एक से अधिक बार आने पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का उपयोग किया जाएगा। यदि किसी वर्णमाला में
एक ही सिरे पर दो विपरीत सिरों से अगर वर्णमाला में आने वाले प्रतिस्थापी को समान नंबर मिलता है तो जिस प्रतिस्थापी का नाम वर्णमाला में पहले आता है हम उस प्रतिस्थापी को कम संख्या देंगे। हम हमारी श्रृंखला का नामांकन उस प्रतिस्थापी की तरफ से करेंगे जिसका नाम वर्णमाला में पहले आता है। और विराम चिन्ह हम शब्दों और संख्याओं के बीच में डैश का प्रयोग करेंगे, जबकि अंकों के बीच में कोमा का उपयोग करेंगे। ये हमारी एल्केन सीरीज के एल्केन श्रेणी के सामान्य नियम थे। अब हम दूसरी श्रेणी देखते हैं, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के नियम। एल्कीन और एल्काइन श्रेणी को लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जिस श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध, एल्कीन सीरीज के लिए द्विबंध को देखेंगे और एल्काइन श्रेणी के लिए त्रिबंध को देखेंगे, युक्त सबसे लंबी सतत कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये कार्बन श्रृंखला बनी हुई है, एक कार्बन श्रृंखला बनी हुई है, तो इस कार्बन श्रृंखला में भले ही ये नीचे वाली श्रृंखला सबसे लंबी है, पर यहाँ पर द्विबंध होने के कारण हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन श्रृंखला, जिसमें डबल बॉन्ड आए, जिसमें द्विबंध आए। श्रृंखला बड़ी होने के बाद भी जिस श्रृंखला के अंदर द्विबंध या त्रिबंध आए, हमें वही श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे बड़ी उसी श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध आए। दूसरा, श्रृंखला का क्रमांकन इस प्रकार करना है कि जो हमारा बहुबंध है उसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो। जिस प्रकार से हम श्रृंखला क्रमांकन बाईं साइड से भी कर सकते हैं और दाईं तरफ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर दाईं तरफ से क्रमांकन करने पर हमारा द्विबंध पहले नंबर पर आता है और दूसरी तरफ से क्रमांकन करने पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आता है। तो इस तरह से हम जिधर से हमारा द्विबंध या त्रिबंध को कम नंबर मिलता है हम उधर से क्रमांकन करेंगे, तो हम इसका दाईं साइड से क्रमांकन करेंगे। और बाकी सारे नियम एल्केन श्रेणी के समान रहते हैं। बाकी सारे नियम एल्केन श्रेणी के समान रहते हैं। दो श्रृंखला समान होने पर फिर हम प्रतिस्थापी को देखेंगे, प्रतिस्थापी समान होने पर हम अल्फाबेट को, वर्णमाला के क्रम को देखेंगे। वर्णमाला क्रम में भी जिसका नाम पहले आता है उसको लिखा जाता है और उनके बीच में हम डाई ट्राई टेट्रा, अगर द्विबंध भी 2 बार है तो उसके लिए भी हम डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग करेंगे। शब्दों और संख्याओं के बीच हाइफन का उपयोग करेंगे, डैश का उपयोग करेंगे और उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम अल्प विराम भी लगा। सभी गुण एल्केन श्रेणी के समान रहते हैं। सबसे एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में हमें ध्यान देना है कि सबसे बड़ी उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो। उसके बाद जहां से द्विबंध या त्रिबंध को कम नंबर मिले, कम संख्या मिले, 1 2 3 4 में से जहां से कम नंबर मिले वहां से हमें श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन करना है। बाकी सारे नियम हमारे एल्केन श्रेणी के समान ही रहेंगे। अब आगे हम इनके उदाहरण देखेंगे, उससे पहले 2 चीजें और पढ़ लेते हैं। प्रकार्यात्मक समूह और विषम परमाणु। प्रकार्यात्मक समूह या विषम परमाणु। विषम परमाणु वे होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट रखते हैं, कार्बन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उन्हें हम विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लिए हमारे यहाँ पर मेथेन है, मेथेन की संरचना इस प्रकार से होती है। यदि इस हाइड्रोकार्बन यौगिक में से इस हाइड्रोजन को कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर दे और कार्बन की संयोजकता 4 की 4 बनी रहे, जैसे इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली, तो यहाँ पर जो नया परमाणु आया है क्लोरीन, उस क्लोरीन को हम विषम परमाणु कहते हैं। जैसे CH3CH और मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह लेने वाला जो नया परमाणु आया है ऑक्सीजन, उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। विषम परमाणु कहते हैं ऐसा परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को हटा के कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट रखते हुए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। जैसे CH, जैसे हमारे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 बना हुआ है, जबकि यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के हम इसकी जगह लगा दें आयोडीन, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट भी गया और कार्बन की संयोजकता भी पूरी रहती है, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन और चौथा बंद। कार्बन की हाइड्रोजन की संतुष्टि, कार्बन की संयोजकता बनी रहती है
तो हाइड्रोजन को हटाने वाले परमाणु को हम विषम परमाणु कहते हैं। जरूरी है, 1 नंबर की परिभाषा बार बार पूछी जाती है। प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, जब एक विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक को विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदान करता है उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे हमारे इस श्रृंखला में CH4 मेथेन की जगह हम एक नया क्रियात्मक समूह OH जोड़ते हैं, नया क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा बनने वाला CH3OH का निर्माण होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के उस हाइड्रोजन की जगह OH आके जुड़ेगा और CH3OH का निर्माण होगा, जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। और ये मेथेनॉल मेथेन के पूरे गुणों को बदलकर नए यौगिक का निर्माण करेगा। उस प्रकार के समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे हमारा एथेन होता है C2H6 की जगह हम H2OH को ऐड करते हैं, एल्कोहल ग्रुप को ऐड करते हैं, तो यहाँ C2H5OH का निर्माण होता है। और जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल एथेन के सारे गुणों से भिन्न है, तो किसी हाइड्रोजन को हटा के अगर उसकी जगह कोई नया समूह उसकी जगह लेता है और वह हाइड्रोकार्बन के पूरे गुणों को बदल दे तो उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। पूरे गुणों को बदल दे उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह की ये एक टेबल बनी हुई है, यह एक इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूरी टेबल है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है 1 नंबर से। तो हम विषम परमाणु देखेंगे। विषम परमाणु देखो, हेलोजन, विषम परमाणुओं का नाम है हेलोजन, पर इनका क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह का नाम होता है हेलो। इसके अंदर आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये सभी एक प्रकार के प्रतिस्थापी होते हैं और ये प्रतिस्थापी हमेशा पूर्व लग्न में लगाए जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि नीचे लिखे हुए बाकी ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले प्रतिस्थापी अनुलग्न में लगाए जाते हैं, जबकि सिर्फ जो हेलोजन होते हैं उन्हें पूर्व लग्न में लगाया जाता है। जैसे क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो। ये हमेशा नामकरण के आगे लगाए जाएंगे, नामकरण के आगे लिखे जाएंगे। पहला है हमारा हेलोजन। हेलोजन क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिनका पूर्व लग्न होता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले विषम परमाणु और उनसे बनने वाला क्रियात्मक समूह। तो यहाँ ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला पहला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। पहला क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। एल्कोहल एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल। अनुलग्न बाद में लगाया जाता है, पूर्व लग्न पहले लगाया जाता है। तो पूर्व लग्न पहले में हम कार्बन का नंबर लिखेंगे और अनुलग्न को बाद में लिखकर इसे जोड़ दिया जाएगा। और एल्कोहल की पहचान होती है OH से। एल्कोहल की पहचान होती है OH से। किसी कार्बन श्रृंखला के पीछे मान लीजिए OH जुड़ा है तो वहां पर हमारा एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है और एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल। ओल जुड़कर यह हाइड्रोकार्बन के नाम को परिवर्तित कर देता है। दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। दूसरा समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी मुख्य बिंदु है। यह एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न होता है ओल। इसका अनुलग्न होता है ओल। एल या ओल, सॉरी ओल नहीं होता है। इसका क्रियात्मक समूह होता है एल। एल, इसका अनुलग्न होता है एल, अल या एल। इसका प्रदर्शित करने का तरीका होता है CHO। इस CHO के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड के रूप में होता है, द्विबंध के रूप में उपस्थित होता है। यहां से 1 नंबर का सवाल सिर्फ ये रासायनिक यौगिकों का सूत्र देकर भी पूछा जाता है कि CHO किस क्रियात्मक समूह का रूप है या किस क्रियात्मक समूह को परिभाषित करता है। तो CHO एल्डिहाइड समूह को परिभाषित करता है। तीसरा हमारा समूह है कीटोन। कीटोन का अनुलग्न होता है ओन। कीटोन ओन, कीटोन ओन, और इसका नोटेशन होता है, इसका चिन्ह होता है C डबल बॉन्ड O। सिर्फ C द्विबंध O। जब कार्बन द्विबंध O से जुड़ा होता है तो वहां क्रियात्मक समूह कीटोन होता है, और जब द्विबंध के साथ हाइड्रोजन भी होता है तो वहां पर हमारा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। ये चिन्ह हमें ध्यान में रखने हैं। ये यौगिकों के चिन्ह सिंबल हमें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सिर्फ चिन्ह देकर वह क्रियात्मक समूह का नाम पूछता है। चौथा हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल जैसे मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल होता है, इसका सामान्य सूत्र है COOH। यहाँ पर एक कार्बन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है और दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होता है।
तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है। हेलोजेंस में आते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इन्हें का पूर्व लग्न लिखा जाता है। जबकि ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले जो क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे एल्कोहल, OH, ओल, एल्डिहाइड, CHO, एल, कीटोन, C डबल बॉन्ड ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ओइक एसिड, यह सब अनुलग्न में लिखे जाते हैं, कार्बन की संख्या के बाद लिखे जाएंगे। यह सारणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है। यदि क्रियात्मक समूह न पूछकर क्रियात्मक समूह का चिन्ह देकर भी पूछ लिया जाते हैं। OH एल्कोहल, इसका अनुलग्न होता है ओल, CHO एल्डिहाइड, इसका अनुलग्न होता है एल, C डबल बॉन्डो, इसका अनुलग्न होता है ऑन, और इसका क्रियात्मक समूह होता है कीटोन, और COOH का क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने उदाहरण इकट्ठे किए हैं, ये इन नामों को ध्यान में नहीं रखिए। सबसे पहला उदाहरण है हमारा कार्बन, कार्बन के जुड़े हुए सारे। अब यहाँ पर इसकी संरचना को देखकर हम देखते हैं CH4, CH4 की तुलना हमें नहीं पता कि एकल बंध बनता है। यहाँ पर तो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, इसका संरचना सूत्र लिख रखा है, इसलिए हमें एकल बंध दिखाई दे रहा है। यदि हमें सिर्फ रासायनिक सूत्र दिया हुआ हो तो हम इसकी जानकारी, हम यह कौन सी श्रेणी में आता है उसको CnH2n+2, एल्केन श्रेणी CnH2n, एल्कीन श्रेणी CnH2n-2, इन श्रेणियों से इसके मान रख के हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये एल्केन श्रेणी में है, एल्कीन में या एल्काइन में। जैसे यहाँ तो आपको पता लग गया है, किसी दूसरे उदाहरण में देखेंगे। यहाँ एक कार्बन है, हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था कि एक कार्बन के लिए जो अनुलग्न लिखा जाता है उसे मेथ कहते हैं, और सभी के बीच में एकल बंध है, तो एकल बंध के कारण ये एल्केन श्रेणी का है। एकल बंध दिखाई दे रहा है इसलिए ये एक एल्केन श्रेणी का यौगिक है, और एल्केन श्रेणी में हम अनुलग्न एन लगाते हैं, और मेथ और एन जुड़कर मेथेन, CH4 का हाइड्रोकार्बन का नामकरण होगा मेथेन। एक कार्बन के कारण मेथ और एकल बंध होने के कारण एन, मेथेन, मेथ प्लस एन, मेथेन। दूसरा हम देखते हैं C3H8, जैसे C3H8 को हम तीनों सूत्रों से तुलना करने पर पता करते हैं ये कौन सी श्रेणी में आएगा। तो CnN कितना है हमारे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की होगा 2 गुणा 3 + 2, तो C3H8। यह सूत्र CnH2n+2 को अप्लाई हो रहा है, संतुष्ट करता है, इस सूत्र को संतुष्ट करता है, तो C3H8 एल्केन श्रेणी का उदाहरण है, एल्केन श्रेणी का उदाहरण है, एल्केन श्रेणी का उदाहरण है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, तो ये कार्बन श्रृंखला सीधी है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही हो जाएगी। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन होने के कारण इसका पूर्व लग्न होगा प्रोपेन, प्रोपे, प्रोप, इसका पूर्व लग्न होगा प्रोप, और एकल बंध होने के कारण एन, और ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन क्या बन जाएगा? प्रोपेन। वापस से नया उदाहरण देखते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3 4 5, 5 श्रृंखला है, इसको आगे या पीछे किधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो कोई से भी श्रृंखला ले सकते हैं। तो 5 कार्बन होने के कारण इसका अनुलग्न होगा पेंट, और एकल बंध होने के कारण एन, तो ये हमारा बन जाएगा पेंटेन। इस हमारे रासायनिक यौगिक का नाम होगा पेंटेन। अब एक नया उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन अलग अलग है, कार्बन की अलग अलग श्रृंखला बन जाती है, तो हम पहले एक कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं, ये वाली। इसमें कार्बन है 1 2 3, और अगर यह श्रृंखला देते हैं दूसरी वाली तो इसमें भी कार्बन की है, नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या 3 ही है, 1 2 3। अब हमें किस तरफ से कार्बन, कोई सी भी श्रेणी हम इनमें से निर्धारित कर सकते हैं। अब हमें कार्बन की नंबरिंग देनी होगी प्रतिस्थापी को देखकर। अगर मैं नीचे वाली श्रृंखला का चुनाव करता हूं तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापी है CH3 मेथिल प्रतिस्थापी है वो कितने नंबर पर आ रहा है। अगर मैं बाईं तरफ से प्रारंभ करता हूं तो 1 2 3, दूसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ा हुआ है, और दाईं तरफ से भी प्रारंभ करता हूं तो भी ये 1 2 और 3 दूसरे कार्बन पर ही आ रहा है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर, दोनों तरफ से क्रमांकन करने पर हमारा जो मेथिल प्रतिस्थापी है वो 2 नंबर पर ही आ रहा है,
तो हमारी श्रृंखला हम किधर से भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसको लिखना चालूंगा। सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए हमें प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर आ रहा है वो भी बताना है। तो हमारा यहाँ पर प्रतिस्थापी 2 नंबर पर आ रहा है। जब हम नंबर और संख्या लिखते हैं, संख्या और शब्द लिखते हैं, तो उनके बीच में डैश लगाया जाता है। तो 2 डैश, प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल, 2 मेथिल, और शब्द लिखने के लिए हम कोमा लगाएंगे। 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो मेथ, एथ, प्रोप, और प्रोप के साथ एकल बंध होने के कारण एन जुड़कर बनेगा प्रोपेन। तो हमारी इस श्रृंखला का नाम हुआ 2 मेथिल प्रोपेन। 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है इसलिए 2 मेथिल, और 3 कार्बन की श्रृंखला होने के कारण इसका नाम होगा प्रोपेन। अब एक और हम नई श्रृंखला देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी श्रृंखला है, हम 2 श्रृंखला बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 ही कार्बन है और इस ऊपर वाली श्रृंखला में 6 कार्बन है। तो हम 6 कार्बन की इस श्रृंखला का चयन करेंगे। अब इस श्रृंखला का चयन करने के बाद हम यहाँ पर प्रतिस्थापियों को देखेंगे कि किस तरफ से प्रतिस्थापियों को कम नंबर मिलेगा। अगर हम दाईं साइड से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, और बाईं तरफ से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से एक एक प्रतिस्थापी 3 नंबर पर आ रहा है। बाईं तरफ से मेथिल 3 नंबर पे आ रहा है, दाईं तरफ से मेथिल 3 नंबर पे आ रहा है दाईं तरफ से, जबकि बाईं तरफ से गिनने पर ऊपर की तरफ से गिनने पर जो एथिल है, एथिल 3 नंबर पे आ रहा है। तो हम कौन सी श्रृंखला का निर्धारण करेंगे। अब हमें याद रखना है कि जब 2 प्रतिस्थापी विपरीत किनारों से दाईं बाईं तरफ से एक ही नंबर पर आए, तब हमें उस प्रतिस्थापी को कम अंकन देना है जो वर्णमाला में पहले आता हो, एल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। तो एथिल का नाम पहले आता है, तो हम इस श्रृंखला का क्रमांकन बाईं ओर से करेंगे ताकि हमारा एथिल 3 नंबर पे और मेथिल 4 नंबर पे आए। अब इसका नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले 3 नंबर पर आ रहा है हमारा एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, फिर कोमा लगाएंगे। 4 नंबर पर आ रहा है हमारा मेथिल, 4 मेथिल या 4 मेथिल, कोमा, और यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की श्रृंखला को बोलते हैं हम हेक्स, और हेक्स के साथ एन जुड़ेगा तो ये श्रृंखला बन जाएगी हेक्सेन। तो हमारा यहाँ पर पूरा नाम होगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव किया। फिर हमने प्रतिस्थापी देखे तो दोनों तरफ से प्रतिस्थापी 3 नंबर पर आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि 3 नंबर पर आने वाला एक प्रतिस्थापी एथिल ई से प्रारंभ होता है, और दूसरा प्रतिस्थापी मेथिल एम से प्रारंभ होता है। तो हम कम नंबर ई को देंगे वर्णमाला के अनुसार। तो हम बाई तरफ से इस श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे, और हमारी श्रृंखला का नाम होगा, हमारे इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम होगा हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पर नई श्रृंखला आई है, 1 2 3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारा क्रियात्मक समूह। यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह एल्कोहल OH हमें पहचान है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। श्रृंखला यही है, इसको आगे पीछे किधर से भी नंबर दे सकते हैं। यह प्रतिस्थापी नहीं है तो इसको कम अंकन देना जरूरी नहीं है, प्रतिस्थापी होता तो उसको कम अंकन देना जरूरी है। जबकि ये क्या है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। तो 3 कार्बन के लिए इसका नाम होगा, अनुलग्न होगा प्रोप, पूर्व लग्न होगा प्रोप। प्रोप के साथ हमें लगाना पड़ेगा अनुलग्न। ऊपर के उदाहरणों में हमने अनुलग्न बंध के आधार पर लगाया था, एकल बंध होने के कारण एन लगाया था। यहाँ पर प्रोपेन के साथ एकल बंध होने के कारण इसका नाम होगा प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ जो दूसरा अनुलग्न बचा है वो हम एल्कोहल क्रियात्मक समूह का होगा ओल। हमें पता है एल्कोहल क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है ओल, प्रोपेन प्लस ओल। तो इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा प्रोपेनोल। इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण प्रोपेनोल हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन होने और एकल बंध होने के कारण प्रोपेन, और अलग से क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है एल्कोहल का अनुलग्न हम सब जानते हैं ओल होता है।
तो प्रोपेन के साथ ओल को जोड़ेंगे तो इसका नया नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। नया उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर भी वही 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है हमारा क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब CH और डबल बॉन्ड O होता है तो वहां पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का होता है एल। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न एल होता है, तो ये दोनों नाम जुड़कर प्रोपेनेल, नया नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। इस क्रियात्मक समूह का नया नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। इस तरह से हम एकल बंध के उदाहरण और एकल बंध के साथ क्रियात्मक समूह के उदाहरण को समझ चुके हैं। आगे दूसरे उदाहरण देखते हैं हम एल्कीन श्रेणी के उदाहरण। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रूप से चिन्ह होता है द्विबंध। यहाँ पर हमें द्विबंध दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन की संख्या है। अगर हम इसको एल्कीन श्रेणी के CnH2n सूत्र से संतुष्ट करता है तो ये एल्कीन श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 कार्बन के लिए C2 और 4 हाइड्रोजन के लिए H4। यह इस सूत्र को संतुष्ट करता है, इसलिए यह एल्कीन श्रेणी का उदाहरण है। अब इसके नामकरण को लिखने के लिए 1 2 कार्बन होने के कारण एथ और द्विबंध होने के कारण द्विबंध का अनुलग्न होता है ईन। तो एथ और ईन मिलके हमारा जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण होता है वो होता है एथीन। C2H4 एथीन श्रेणी का एल्कीन सीरीज का उदाहरण है। 2 कार्बन से इसका नाम होगा एथ। 2 कार्बन का अनुलग्न होता है पूर्व लग्न होता है एथ, अनुलग्न हम द्विबंध के कारण लगाएंगे इन, तो एथ प्लस इन एथीन। नया उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, इसका हमने यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र बना रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला की ये श्रृंखला है। अब हमें दूसरी बात ध्यान देनी है कि जिधर से हमारे द्विबंध को कम नंबर मिले, हमें उस कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से द्विबंध को कम नंबरिंग मिले। तो इधर से अगर हम बाईं तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 हमारा द्विबंध 3 नंबर पर आता है, और हम दाईं तरफ से श्रृंखला का नामांकन करते हैं तो 1 2 3 4 हमारा द्विबंध 1 नंबर पर आता है। तो हम इसका नामांकन दाईं तरफ से करेंगे, इस श्रेणी का नामांकन दाईं तरफ से करेंगे। तो हम जब नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन होने के कारण इसका नाम होगा ब्यूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट कोमा हमारा जो डेस लगाते हैं, हमें पता है कि नंबर और संख्या और शब्दों के बीच में हम डेस लगाते हैं। तो 1 नंबर पर हमारा द्विबंध आ रहा है तो उसके लिए 1, और द्विबंध के कारण जो अनुलग्न लगता है वो होता है इन। तो इस श्रेणी का या इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा ब्यूट 1 इन, या हम इसको 1 1 नंबर पे हमारा द्विबंध आने के कारण 1, फिर लगाएंगे डेस, फिर लगाएंगे ब्यूट, और ब्यूट के साथ लगेगा एल्कीन सीरीज का इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन ये वाला या 1 ब्यूटीन, दोनों ही नामकरण सही है, दोनों ही नामकरण सही है। ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन दोनों ही नामकरण सही है। अब वापस से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से ही हमारे हाइड्रोकार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, तो इसको हम 2 फिर डेज लगाएंगे, और 4 कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, या इसको हम ब्यूट 2 इन, दोनों तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। नया उदाहरण देखते हैं। अब वापस से वही श्रृंखला है, बस जहाँ पे शुरुआत में हमारा डबल बॉन्ड द्विबंध यहाँ पर था उसकी स्थान को चेंज कर दिया है। अब यहाँ से वापस से गिनेंगे तो हम श्रृंखला को 1 2 3 4 बाईं तरफ से नाम देंगे, क्योंकि बाईं तरफ से हमारा द्विबंध पास में आ रहा है, तो वापस से इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। आगे चलते हैं, नया उदाहरण है 1 2 3 4 1 2 3 4, इस श्रृंखला में 4 है, और 1 2 3 4 ऊपर और नीचे दोनों ही श्रृंखला में 4 4 कार्बन है, तो हम कोई से भी श्रृंखला का निर्धारण कर सकते हैं। मैंने सीधी श्रृंखला का चुनाव किया है। सीधी श्रृंखला का चुनाव करने के बाद हम इनकी नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग में
जो हमारा द्विबंध होता है वो पास में आना चाहिए, तो हम नंबरिंग इस तरफ से करते हैं, बाईं तरफ से, क्योंकि बाईं तरफ से जो हमारा द्विबंध है वो 1 नंबर पर आ रहा है और दाईं तरफ से हमारा द्विबंध 2 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम इसको बाईं तरफ से नामांकन करेंगे। और जो हमारा प्रतिस्थापी है एथिल, वो 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम लिखने से, इसका नाम लिखना प्रारंभ करेंगे हम। 2 एथिल, 2 एथिल कोमा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और ब्यूट से पहले लगाएंगे हम 1 ब्यूटीन, 2 एथिल 1 ब्यूटीन, 2 एथिल 1 ब्यूटीन। 2 एथिल 2 नंबर पर हमारा प्रतिस्थापी आ रहा है एथिल, तो 2 एथिल कोमा, यहाँ पर हमारी जो कार्बन की श्रृंखला है 4 कार्बन है, 4 कार्बनों के लिए ब्यूट काम में लिया जाता है। हमारा द्विबंध है वो पहले नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, इसका नामकरण हो जाएगा। वापस से ये श्रृंखला है, हमने वापस से जिसके अंदर द्विबंध आ रहा है उस श्रृंखला का चयन करेंगे, जिधर से द्विबंध पास में आएगा वहां से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, 2 नंबर पे हमारा मेथिल आ रहा है, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल, इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा 2 मेथिल कोमा हाइड्रोज मेथ एथ प्रोप, और हमारा पहले नंबर पर आया तो 1 प्रोप, प्रोप और द्विबंध के कारण इन प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन। वापस से यहाँ पर हमारे एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और इस प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न में लिखते हैं, तो यहाँ से हमने कार्बन श्रृंखला का चयन किया है। कार्बन श्रृंखला में द्विबंध को कम नंबर देना है, तो यहाँ कम नंबर 1 पर आएगा, तो 3 नंबर पर हमारा क्लोरो बचा, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो कोमा 1 नंबर पे हमारा द्विबंध है तो ये, और 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस इन प्रोपीन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, ये हमारे हाइड्रोकार्बन का नामकरण होगा। वापस से नया उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना है, जिधर से द्विबंध पास में है उसको नंबरिंग देना है, तो यहाँ से 2 नंबर पे हमारे एथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 एथिल नहीं मेथिल है ये, और एथिल ऐसे भी बन सकता है, ये इसके आगे CH3 और लटका दे, तो 2 एथिल 1 ब्यूटीन, 2 एथिल 1 ब्यूटीन। अगर ये CH3 नहीं होता तो इसका नाम होता 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। हमें नामकरण करते समय कोमा और डैश का भी ध्यान में रखना है, कोमा और डैश को भी ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखो हमारा तीसरी सीरीज एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी के उदाहरण है। एल्काइन श्रेणी का पता कैसे चला हमें? त्रिबंध देख के, ट्रिपल बॉन्ड देख के या त्रिबंध देख के हमें एल्काइन श्रेणी का पता लगा। और यदि यह इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र दे देता C2H2, तो CH2 को हम CnH2n-2, इस सूत्र से सेटिस्फाई करके, इस सूत्र के द्वारा संतुष्ट करके हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी श्रेणी है। 2 कार्बन होने के कारण यहाँ पर इसका नाम होगा एथ, और इनके बीच में त्रिबंध होने के कारण जुड़ेगा एथाइन, और दोनों जुड़कर इसका नाम बनाएंगे एथाइन, दोनों जुड़कर इसका नाम बनाएंगे एथाइन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला, जिस श्रृंखला में त्रिबंध हो उस श्रृंखला का चयन करेंगे, जिधर से इनको कम नंबर मिले त्रिबंध को उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 1 नंबर पे हमारा त्रिबंध आ रहा है इसलिए 1, और 3 कार्बन होने के कारण प्रोप प्लस आइन, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। इसका नाम आप खुद बताइए। सबसे बड़ी हम श्रृंखला का चयन करेंगे, सीधी श्रृंखला है तो सबसे बड़ी श्रृंखला। अब यहाँ दोनों तरफ से ही 2 2 डबल 1 2 2 त्रिबंध आ रहे हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ से हम कोई से भी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। मैं यहाँ दाईं ओर से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे 2 बार द्विबंध आ रहे हैं, तो हमें याद रखना है जब भी 2 बार द्विबंध आते हैं तो 2 बार आने पर डाई, 3 बार आने पर ट्राई, 4 बार आने पर टेट्रा, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 बार हमारे त्रिबंध आ रहे हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। मैंने दाईं तरफ से स्टार्ट किया है, तो पहला त्रिबंध आ रहा है हमारा 1 नंबर पर, और दूसरा, हमें ध्यान है कि जब संख्याएं लिखी जाती है तो उनके बीच में कोमा लगाया जाता है, और दूसरा त्रिबंध आ रहा है हमारे 4 नंबर पर। यह त्रिबंध
4 और 5 के बीच में है तो हमें छोटा नंबर ही काम में लेना है। यह द्विबंध 1 और 2 के बीच में है तो हमें छोटा नंबर ही काम में लेना है। तो 1 और 4 के बीच में आ रहा है तो 1 4 इनके बीच में कोमा, फिर हम लगाएंगे डैश और यहाँ लिखेंगे डाई, यहाँ लिखेंगे डाई। डाई क्यों? 2 बार आने के कारण यहाँ पर डाई लिखेंगे, फिर कोमा 1 4 डाई, 5 होने के कारण पेंट, पेंट के साथ जुड़ेगा आइन, पेंट के साथ जुड़ेगा आइन तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाई पेंटाइन, पेंटाइन। या इसको हम लिख सकते हैं पेंट कोमा 1 4 डाई आइन। पेंट 5 कार्बन होने के कारण 1 और 4 नंबर पर हमारा त्रिबंध आ रहा है, इसलिए 2 बार आने के कारण डाई, और त्रिबंध का अनुलग्न होता है आइन, तो पेंट 1 4 डाई आइन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। एक उदाहरण अपने मन से बना के देखता हूं मैं बड़ी चेन का। CH2 और यहाँ पर भी एक CH2 CH3 जोड़ देते हैं और इसी के साथ एक ऊपर भी जोड़ देता हूँ CH2 CH3। तो सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब इसका क्रमांक लिखना है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पर आ रहा है और इधर से गिनने पर 3 नंबर पर आ रहा है, तो हमें सीधा सा बाईं तरफ से इसका क्रमांकन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है। अब हमें श्रृंखला में जो प्रतिस्थापी है 5 नंबर पे प्रतिस्थापी हमारा एक तो नीचे है एथिल और ऊपर भी एथिल और 3 नंबर पर भी है एथिल। सब हो गया। अब हम इसका नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। हमारे पास 3 प्रतिस्थापी है, तो पहला आ रहा है 3 पर, दूसरा आ रहा है 5 पर, फिर दूसरा भी 5 पर आ रहा है, तो इसके बाद लिखेंगे ट्राई, 3 बार आने के कारण लिखेंगे 3 5 5 ट्राई। ट्राई के साथ क्या आ रहा है? एथीन, एथिल, ट्राई के साथ आ रहा है एथिल। अब लगाएंगे कोमा। अब आगे देखेंगे हम 8 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट, इसका नाम होगा ओक्ट प्लस आइन, ओक्ट प्लस आइन। ओक्ट यहाँ पर हमारा द्विबंध 2 बार आ रहा है, एक आ रहा है 1 नंबर पर और एक आ रहा है 6 और 7 के बीच में है, तो 6 नंबर पर और बीच में लगेगा डाई, तो यहाँ से हमारा पूरा नया नाम होगा 3 5 5 ट्राई, ट्राई एथिल 1 6 डाई ऑक्टाइन, ऑक्टाइन, यह हमारे इस हाइड्रोकार्बन का नाम होगा। इस तरह से आप बुक से या कहीं और से उदाहरण इकट्ठे करके सीख सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन के नामकरण को सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार 2 या 4 नंबर के सवाल यहाँ से आते हैं। अब ये हमारा आगे का बिंदु है समजातीय श्रेणी आणविक द्रव्यमान गणना। समजातीय श्रेणी महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से बार बार 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें समान प्रक्रियात्मक समूह या समान क्रियात्मक समूह समान रासायनिक गुण होते हैं, वह 2 क्रमागत सदस्यों के बीच केवल CH2 मेथिलीन का अंतर होता है। समझ में नहीं आई होगी परिभाषा, पर इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए हमारा पहला समूह है CH4 मेथेन है, दूसरा है C2H6 एथेन है, तीसरा है C3H8, ये हमारा मेथेन है, मेथेन एथेन और प्रोपेन। जब ये लगातार आने वाले हाइड्रोकार्बन्स को किसी एक प्रक्रियात्मक समूह या किसी एक क्रियात्मक समूह के द्वारा बार बार हाइड्रोजन समूह को प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे OH, इसको भी OH के द्वारा, एल्कोहल ग्रुप के द्वारा, और इनमें से भी एल्कोहल, तीनों में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन
एक हाइड्रोजन का विस्थापन OH के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह के जो समूह होते हैं उन्हें हम C2H5 और C3H7OH, ये हमारा बनेगा मेथेनॉल, ये बनेगा एथेनॉल और ये बनेगा प्रोपेनॉल। जब कार्बन परमाणु की एक ही श्रृंखला के लगातार आने वाले हाइड्रोकार्बन को एक क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए और उसके गुणों में बदलाव कर दिया जाए तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेन से मेथेनॉल, एथेन से एथेनॉल और प्रोपेन से प्रोपेनॉल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर तीनों क्रमांक से आने वाले हैं और तीनों को हटाने वाला एक ही ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस समूह को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पर तीनों के गुण अलग होते हैं। जैसे मेथेनॉल विषैला होता है, एथेनॉल सामान्य शराब होती है जिसका सेवन आमतौर पर मनुष्य करते हैं, और एथेनॉल जहरीली होती है, जहरीली शराब होती है जिसको पीते ही आदमी मर जाता है। और मुख्य बिंदु है यहाँ पर कि क्रमागत रूप से आने वाले जो समजातीय श्रेणी होती है उनमें CH2 का अंतर होता है। CH2 के आणविक भार का अंतर होता है। CH2 का आणविक भार होता है 14U के बराबर उनका अंतर होता है। इसको अभी थोड़ा सा नीचे समझेंगे। पहले हम एक चीज समझते हैं, परमाणु संदर्भ, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या ये कक्षा 9 में हम पढ़ के आए हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या हमें पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होती है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 पर उसकी द्रव्यमान संख्या 13 होती है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35.5 होती है। आणविक द्रव्यमान की गणना, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होता है। किसी अणु किसे कहते हैं? जब दो परमाणु जुड़ के नया यौगिक बनाते हैं तो उसे अणु कहते हैं। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसके अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का जोड़ होता है। जैसे हम हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 होगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो H2O का कुल परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 16 + 2 18 होगा। और 18 के आगे जो U लिखा जा रहा है, छोटा u, इसका मान होता है, यह आणविक द्रव्यमान की यूनिट होती है। आणविक द्रव्यमान की यूनिट होती है। जैसे मास को हम केजी में नापते हैं, उसी तरह आणविक द्रव्यमान को U से नापते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का नंबर 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ऑक्सीजन का नंबर 16, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और 2 ऑक्सीजन के होने के कारण 16 × 2 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होती है 44U। यहाँ देखिए 44U। तीसरा दे रखा है अमोनिया NH3। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3। यहाँ पर NH3 का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है 17। इस तरह से हम आणविक भार ज्ञात कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि समजातीय श्रेणी की मुख्य विशेषता, समजातीय श्रेणी की 2 क्रमागत सदस्यों में हमेशा CH2 इकाई का अंतर होता है। CH2 इकाई का अंतर मतलब आणविक द्रव्यमान में 14U का अंतर होता है हमेशा। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि यह हमारा CH3OH और C2H5OH, ये हमारा मेथेनॉल है और ये हमारा एथेनॉल है। ये दोनों समजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। और इन समजातीय श्रेणी के द्रव्यमानों में CH2 मतलब कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2 बराबर 14 यूनिट का फर्क होता है। 14 यूनिट का फर्क होता है। इसको चेक करेंगे हम पहले। CH3OH, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, पर यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3, ऑक्सीजन का होता है 16 और वापस से हाइड्रोजन अकेला है तो 1। इनको जोड़ने पर ही आएंगे 12, 3, 15, 16 और 16 32U। अब यहाँ पर हम C2H5OH एथेनॉल का चेक करते हैं। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 5 हाइड्रोजन है तो 5, ऑक्सीजन 1 है तो 16
और हाइड्रोजन 1 है तो ये, इसका आएगा अंतर 16, 24 और 5 29, 30 और 16 46, 46, 46 में से 32 जाने पर इनका अंतर आया 14 यू। इस प्रकार से समजातीय श्रेणी में जो 2 क्रमागत सदस्य होते हैं उनमें CH4 यूनिट, CH2 यूनिट यानी 14 यूनिट का अंतर होता है। इस तरह से ये हमारे मुख्य बिंदु समाप्त हुए और एक और नया वीडियो लेके हम जल्दी आपके साथ आएंगे। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।